अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार कंठ अर्धवार्ष की पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। केंद्रीय बजट 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का कुल 8वां दूसरे कार्यकाल का तीसरा नियमित बजट है। पहली बार केंद्रीय बजट की प्रस्तुति डिजिटल रूप में हुई, अर्थात वर्ष 2021-22 का बजट लोकसभा में कागज रहित पेपरलेस प्रस्तुत किया गया। 2021-22 के लिए अपने इस बजट को आपदा में अवसर ढूंढने वाला वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया। साथ में यह बताया गया कि यह 6 स्तंभों पर आधारित है। तो एक बार इसे पढ़ लें, आप लाभ में रहेंगे। पहला स्तंभ क्या था? स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना। तीसरा आकांक्षी भारत का समावेशी विकास। चौथा मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। पांचवा नवाचार अनुसंधान एवं विकास। छठवां पिलर था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। याद रखेंगे। आगे देखते हैं बजट में प्राप्तियां एवं व्यय। संशोधित आकलन में 2020-21 में सरकार का कुल खर्च 34,50,305 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये अनुमानित नहीं है, गलत लिखा हुआ है। अनुमानित कितना था? 30,42,230 करोड़। लेकिन कोरोना महामारी के कारण कई बार आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई, जिसके कारण जो व्यय था सरकार का वह बढ़कर 34,50,350 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, वहीं आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए यानी 2021-22 के दौरान सरकार का कुल व्यय 34,83,236 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं बजट घाटा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं राजस्व घाटा की। तो याद रखेंगे यह जीडीपी का 5.1% रहेगा 21-22 के लिए। याद रखिएगा। ठीक है, इस अमाउंट को याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है और याद भी नहीं रहेगा एग्जाम तक आपको। इसके साथ याद रखेंगे प्रभावी राजस्व घाटा ये कितना रहेगा 2021-22 में? 4.1%। क्लियर। अब बात करते हैं राजस्व घाटा की। 2020-21 के बजट में कितना अनुमान लगाया गया था और संशोधित कितना निकला? तो 2020-21 में राजस्व घाटा जीडीपी का 2.7% अनुमानित किया गया था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकारी खर्चों में वृद्धि हुई, जिसके कारण संशोधित जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 7.5% रहा। याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही 2021-22 के लिए कितना है इस वित्तीय वर्ष के लिए? यह है 5.1%। राजस्व घाटे की हम बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होगा। कोविड-19 महामारी में सरकार के अधिक खर्चों के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा भी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% तक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किंतु संशोधित आकलन में यह 9.5% अनुमानित है। यानी 2020-21 में लक्ष्य रखा गया था कि हम राजकोषीय घाटा को 3.5% तक रखेंगे, लेकिन जो कोरोना महामारी आई उसके कारण सरकारी खर्चे में वृद्धि हुई, जिसके कारण नया संशोधित जो आपका राजकोषीय घाटा है वो 9.5% हो गया है। ठीक है, और आगे 2021-22 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है? 6.8%। याद रखेंगे। 2021-22 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 3.1% अनुमानित किया गया। पिछले वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 0.4% ही अनुमानित था, जो संशोधित आकलन में 5.9% रहा। क्लियर हो गया। बजटीय घाटों में यह भारी वृद्धियां कोविड-19 महामारी के दौरान हुए अप्रत्याशित खर्चों के कारण हुई है। आगे बात करते हैं ब्याज भुगतान और सब्सिडी की। ब्याज अदायगी सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद होती है। ब्याज भुगतान के लिए 8,09,701 करोड़ रुपए का प्रावधान 2021-22 के बजट में किया गया। सकल बजटीय व्यय अनुमान में ब्याज अदायगी का हिस्सा 20% है। ठीक है, तो आप ये अमाउंट अगर याद रख सकते तो रखिए, अदरवाइज 20% से काम चल जाएगा। आगे बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी की मद में 3,35,361 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष बजट में किया गया, जो विभिन्न मदों में इस प्रकार है। तो पूछा जाता है सर्वाधिक सब्सिडी किस क्षेत्र में दी गई? तो याद रखेंगे खाद्य सब्सिडी सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर उर्वरक है और तीसरे नंबर पर है पेट्रोलियम सब्सिडी। ठीक है, खाद्य सब्सिडी का अमाउंट जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बात करते हैं रक्षा बजट की। बजट में 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय हेतु कुल आवंटन
4,78,195 करोड़ का। तो इस अमाउंट को याद रखिएगा। सरकार लगातार रक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है, इसलिए हो सकता है यह अमाउंट पूछ लिया जाए। और इसके साथ ही यह तो आप याद रखेंगे ही, रक्षा सेवाओं हेतु बजट आवंटन में 7.4% की वृद्धि 2021-22 के बजट में की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रक्षा सेवाओं के लिए बजट में कितनी वृद्धि की गई है, 7.4% की, जबकि संशोधित आकलन की तुलना में वृद्धि 1% से भी कम है। तो दोनों याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि कोविड-19 की अवधि में निर्धनों व अन्य संवेदनशील वर्गों, लघु एवं मध्यम उद्योगों व अन्य प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए मई 2020 व उसके पश्चात 3 बार आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई। तो अगर पूछा जाए कितने बार पैकेज की घोषणा की गई है, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 3 बार आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है, 1.0, 2.0, 3.0। ठीक है, सभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सभी उपाय भी शामिल हैं का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 27.1 लाख करोड़ अनुमानित है, जो जीडीपी का 13% है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। इस टेबल में आप देख सकते हैं 2021-22 के लिए विभिन्न मदों पर व्यय के बजट अनुमान है। इसमें से आप रक्षा देख लीजिए, उसके बाद शिक्षा देखिए, और तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य जरूर देख लीजिए। इसके साथ ही आप क्या देख सकते हैं, राज्यों को हस्तांतरित। ठीक है, इतना देख लीजिए, इससे काम चल जाएगा। आगे देखते हैं प्रमुख योजनाओं पर कितना व्यय हो रहा है। तो कई बार पूछा गया है मनरेगा, इसको याद रखेंगे। उसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन याद रखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन याद रखेंगे। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। तो इनका सभी का ये सारी जो मद हैं, योजनाएं हैं, इन पर कितना बजट आवंटन किया गया है, इसको याद रखेंगे। अब देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर को। बजट 2021-22 में आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न आय स्तरों के लिए वही कर दरें हैं जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए थी। यानी जो पहले टैक्स स्लैब थी, आयकर की दरें थी, वो यही रहेंगी। ठीक है, याद रखने योग्य क्या है, नए बजट में 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आय पेंशन के अतिरिक्त केवल ब्याज से ही है, को आयकर की विवरणी दाखिल करने की छूट दी गई है। ठीक है, यानी जिनकी आय केवल पेंशन से होती है और अन्य किसी प्रकार का वो बिजनेस या कारोबार नहीं करते हैं, उनको जो पेंशन पे लगने वाला अतिरिक्त ब्याज है उससे छूट दी जाएगी। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से एक विवाद समाधान समिति डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के गठन का प्रस्ताव बजट में किया गया, ताकि कर विवादों का पारदर्शिता व जवाबदेही से समाधान किया जा सके। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, समिति का नाम क्या है, एक विवाद समाधान समिति। और ये टेबल है टैक्स स्लैब की, यानी कि जो इनकम पर आपके टैक्स लगता है, इसे इनकम टैक्स कहते हैं, उसकी टैक्स स्लैब है, कितनी दर रहती है। अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो वो कर मुक्त है। 2.5 से 5 लाख तक के बीच के अमाउंट पे 5% लगता है, यानी 2.5 लाख तक के अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक वाला जो बीच का 2.5 लाख वाला अमाउंट है उस पर 5%, उसके आगे फिर 10, 15, ये आप देख सकते हैं अपने आप, उसको समझ लीजिए। आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। बजट में कॉपर स्क्रैप पर आयात शुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। सोने व चांदी पर आयात शुल्क को जुलाई 2019 में 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया था। इसे घटाकर पुनः पुराने स्तर पर ही लाया गया है। किसानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 10% किया गया है, तथा रॉ सिल्क व सिल्क यार्न पर इसे 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली के क्षेत्र में 137% वृद्धि के साथ रुपये 2,23,846 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 137% की वृद्धि की गई है इस बजट में पिछले बजट के कंपैरिजन में। साथ में अमाउंट कितना है यह भी याद रखेंगे। स्वास्थ्य का पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2,23,846 पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष का याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस परसेंटेज याद रखेंगे। आगे देखते हैं। यह नई केंद्र आयोजित योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू करने की बजट में घोषणा की गई, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी। इस पर 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान है।
वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। बजट प्रस्ताव के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय किया गया। तो ये पूछा जा सकता है किन दो प्रोग्राम का विलय किया गया है। तो पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय करके नया प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है मिशन पोषण 2.0, याद रखेंगे, ठीक है। 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति और 500 अमृत शहरों के तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया। तो आपको याद रखना है कितने शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं, 4,378, ठीक है। इसके साथ याद रखेंगे 500 अमृत शहरों को भी शामिल किया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। आगे बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 9 उपाय करने का प्रस्ताव बजट 2021-22 में किया गया है, ठीक है। स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022 में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर रुपए 16.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की घोषणा की गई जिसमें जल्दी खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही बजटीय प्रस्तावों के अनुसार मछली पकड़ने वाले 5 प्रमुख केंद्रों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुआ घाट को आर्थिक गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो स्कूल का नंबर याद रखिए कितने हैं, 15,000। एक छत्तक निकाय के रूप में एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने के लिए विधेयक इसी वर्ष लाया जाएगा। इसके साथ ही लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है बजट में किस क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो याद रखेंगे कहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, उसकी राजधानी लेह में। क्लियर। आगे देखते हैं बजट में अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसकी स्थापना गैर सरकारी संगठन यानी NGO, निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूल राज्यों के साथ साझेदारी में किया जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए रुपए 35,000 करोड़ की घोषणा बजट में की गई। जनजातीय क्षेत्र में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं वित्तीय अवसंरचना। दिसंबर 2019 में घोषित नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 6,835 परियोजनाएं शामिल थीं। परियोजनाओं की संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है, 7400 यानी 7,400, याद रखेंगे। आगे देखते हैं वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया इनमें से रुपए 1.10 लाख करोड़ की 217 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना का बजट में प्रस्ताव है। इसके लिए एक विधेयक लाया जाएगा। तो आपको याद रखना है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दीर्घकालिक जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति की जा सके। आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने के लिए 13 सेक्टरों में PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की गई। तो याद रखेंगे कितने सेक्टरों में, 13 सेक्टर्स में। वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यानी मित्र नामक योजना शुरू करने की घोषणा वस्त्र निर्यात देश बनाने के लिए की गई है, ठीक है। यह टारगेट रहेगी आगे 3 वर्षों में देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बना जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। मित्र योजना किससे संबंधित है, आपको याद रखना है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। इसमें क्या किया जाएगा, बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जाएगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी और आने वाले 3 वर्षों में देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है मित्र योजना, जिसका फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं रेलवे और परिवहन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रख सकते हैं। टियर 2 शहरों और टियर 1 शहरों के आसपास के इलाके में कम लागत में सामान, अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल पटरियां
या प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए 2 नई तकनीकें मेट्रोलाइट और मेट्रोनियो लागू की जाएंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है टियर 2 और टियर 1 शहरों संबंधित है मेट्रोलाइट और मेट्रोनिया, ये 2 टेक्नोलॉजी हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? मेट्रो रेल प्रणाली से। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं रेलवे सुरक्षा ढांचा 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही जून 2022 से शुरू होने वाली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी और ईस्टर्न डीएफसी योजना से मेक इन इंडिया रणनीति के तहत लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है ब्रॉड गेज रूट का किया जाएगा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण, तो वर्ष 2023 तक। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम अक्सर इनको पढ़ते समय छोड़ देते हैं, तो इन्हीं सब पे फोकस किया जाता है। आगे देखते हैं बजट के अन्य प्रमुख प्रावधान। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, इस नीति के तहत पर्सनल व्हीकल को 20 वर्ष बाद, कॉमर्शियल व्हीकल को 15 वर्ष बाद फिटनेस की जांच की जाएगी। तो आपको देखना है जो आपके घरों में व्हीकल हैं उनका 20 वर्ष बाद उनकी फिटनेस चेक होगी। और जो कॉमर्शियल वाहन है जैसे बस वगैरह हैं, टेम्पो टैक्सी हैं, ठीक है, जो कार चलाई जाती हैं टेम्पो टैक्सी के रूप में, उनका 15 वर्ष बाद फिटनेस होगा। ठीक है, फिटनेस चेक होगी उनकी। इसके साथ याद रखना है न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों में सीमित है। इसे देश भर में शुरू करने की घोषणा की गई। तो ये न्यूमोकोकल आप वैसे भी याद रखेंगे, ये निमोनिया की वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये करंट अफेयर भी बन सकता है कि किसने डेवलप किया था, तो याद रखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, किसकी है ये? निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। गोवा में इस वर्ष पुर्तगाल से आज़ादी का डायमंड जुबली वर्ष मनाया जा रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कौन सा राज्य पुर्तगाल से आज़ादी का डायमंड जुबली वर्ष मना रहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गोवा। अब देख लेते हैं बजट में कहाँ से रुपया आता है और कहाँ रुपया जाता है। ठीक है, उधार और अन्य देवताओं से आता है 36 पैसा, यानी कुल पैसे का 36%। ठीक है, माल व सेवा से यानी जीएसटी से कितना आता है? 15%। तो ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। आयकर भी पूछा जा सकता है 14% और निगम कर 13%। कई बार क्रम में लगाने को भी आता है, किस कर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो आपका रखना सबसे ज़्यादा जीएसटी से, फिर इनकम टैक्स से और फिर आता है निगम कर से। ठीक है, 13% याद रखेंगे। आगे आप देख सकते हैं सीमा शुल्क याद रख सकते हैं 3%। उसके बाद अब हम बात करते हैं बजट में रुपया कहाँ खर्च होता है, कहाँ जाता है। तो सबसे ज़्यादा होता है ब्याज अदायगी में 20%। ठीक है, यानी 20 पैसा खर्च होता है ब्याज अदायगी में। उसके बाद आप याद रखेंगे केंद्र प्रायोजित योजना में 9, आर्थिक सहायता 9, रक्षा जरूर याद रखना है आपको 8 पैसा, और पेंशन जरूर याद रखेंगे। पिछली वर्ष शायद पूछा भी गया था 5%। ठीक है, पिछली वर्ष 6% था ये। आगे देखते हैं बजट समीक्षा 2021-22 को। चूँकि हम जो बजट है उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इस आर्थिक समीक्षा को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस मोटी मोटी चीज़ें देखेंगे। समग्र रूप से हमने बजट अभी पढ़ा ही है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की। तो अगर पूछा जाए कौन पेश करता है आर्थिक समीक्षा, तो आपका उत्तर होना चाहिए केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित इस आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में तैयार किया गया। और पहली बार आर्थिक समीक्षा को भी डिजिटल रूप में, पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये पूछा जा सकता है किसके नेतृत्व में तैयार हुई है, तो आप याद रखेंगे कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में पुष्ट कोविड-19 मामलों में कुल संख्या 1.06 करोड़ के लगभग थी, जो विश्व में ऐसे मामलों में लगभग 11% थी। ठीक है, यानी कि जितने कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोग पूरे विश्व में थे उसका 11% केवल भारत में थे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 31 दिसंबर 2020 तक कुल मृत्यु का आंकड़ा 1.48 लाख समीक्षा में दिखाया गया तथा सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। इससे आप अवगत होंगे ऑलरेडी।
अब देखते हैं काम की चीज़ें सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती हैं। भारत से वस्तुगत निर्यात में कौन सी 5 शीर्ष चीज़ें हैं, कौन से 5 शीर्ष उत्पाद हैं। तो पहले शीर्ष पर आप देखिए क्या क्या है। पेट्रोलियम उत्पाद 3.8%, औषधि फॉर्मुलेशन 7.1%। इस वर्ष ज़्यादा औषधि फॉर्मुलेशन का निर्यात हुआ, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगर क्रम से लगाने को आएगा तो आप इसको क्रम से लगा लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, औषधि फॉर्मुलेशन आएगा, फिर मोती और बहुमूल पत्थर आएगा, फिर पेट्रोलियम आएगा, ठीक है। इस बार चूंकि कोविड-19 रहा तो जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम है उसके अंतर्गत जो दवाएं बनती उनका बहुत ज़्यादा निर्यात हुआ। मसालों का भी निर्यात कई गुना बढ़ गया, काली मिर्च और हल्दी का निर्यात तो कई गुना बढ़ा। लोहा और इस्पात 4.4 है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी 2.9 है। तो इनको क्रम से एक बार देख लीजिएगा, क्रम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के वस्तुगत आयातों में शीर्ष 5 उत्पादों का अंश। तो सबसे ज़्यादा क्या उत्पाद आयात किया गया, मंगाया गया, तो जो हम मंगाते हैं पेट्रोलियम क्रूड। दूसरे नंबर पर रहा आपका पेट्रोलियम पदार्थ, स्वर्ण 5.6, टेलीकॉम उपकरण 4.5, कोयला 4.4। तो ये परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्रम इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड, फिर पेट्रोलियम पदार्थ, फिर स्वर्ण, फिर टेलीकॉम उपकरण और फिर कोयला, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी आप क्रम से लगा लेंगे। सबसे ज़्यादा क्या निर्यात किया गया, तो औषधि फॉर्मुलेशन इस बार टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पर क्या रहा, मोती और बहुमूल पत्थर, फिर आपका रहा लोहा और इस्पात, और चौथे नंबर पर हमने क्या निर्यात किया, पेट्रोलियम उत्पाद, फिर आपका है इलेक्ट्रिकल मशीनरी। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं वस्तुगत आयातों के 5 प्रमुख स्रोत, यानी जो हम कुल आयात करते हैं वस्तुओं का, उसमें सबसे ज़्यादा आयात किस देश से किया गया, ठीक है। तो चीन सर्वाधिक 17.7%, 7.5% के साथ दूसरे नंबर पर है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे नंबर पर हांगकांग, और चौथे नंबर पर है सऊदी अरेबिया। आगे देखते हैं निर्यात में शीर्ष 5 गंतव्य देश कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक हमारा शीर्ष गंतव्य होता है निर्यात का अमेरिका में 18 लगभग, ठीक है। चीन दूसरे नंबर पर है, फिर है संयुक्त अरब अमीरात, फिर हांगकांग और सिंगापुर। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही आप फैक्ट याद रख सकते हैं, 8 जनवरी 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 अरब डॉलर को उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अब बात करते हैं विदेशी ऋण की। आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मार्च 2013 के अंत में भारत में कुल विदेशी ऋण 409.4 अरब डॉलर था, जो मार्च में बढ़कर 2020 के अंत में 558.2 अरब डॉलर व सितंबर के अंत में 556.2 अरब डॉलर रहा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बस ऐसे ही देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, तो उसे देख लेते हैं। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मार्च 2013 के अंत में कुल विदेशी ऋण 22.4% था, जो 2020 के अंत में 21.6% था। यानी कि जो हमारा ऋण है, विदेशी ऋण है, उसमें परसेंटेज के हिसाब से गिरावट दर्ज की गई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जून 2020 के अंत में संपूर्ण विश्व में बाह्य ऋण 89 ट्रिलियन डॉलर था। इसका सर्वाधिक 23.9% भाग अमेरिका पर था। इस दृष्टि से अमेरिका विश्व का सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है, तो याद रखेंगे, ठीक है। जून 2020 के अंत में 554.4 अरब डॉलर ऋण के साथ भारत का विश्व में 23वां स्थान समीक्षा में बताया गया। तो आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि सबसे अधिक विश्व में ऋणग्रस्त देश अमेरिका है, ठीक है। वहीं भारत का कौन सा स्थान है, 23वां। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। आर्थिक समीक्षा में क्या क्या दिया था जो हमारे काम का है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर समीक्षा में उल्लेख किया गया कि आज भी देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि कार्य में और संबद्ध क्षेत्र में गतिविधियों में संलग्न है। संबद्ध क्षेत्र का मतलब क्या होता है, फिशरीज हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, यानी जानवरों को पालना, उसे भी कृषि संबंधित कार्य माना जाता है। तो कुल 54.6% लोग अभी भी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में लगे हुए हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। समीक्षा के अनुसार कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद भी किसी क्षेत्र ने इस अवधि में 3.5% की मजबूत वृद्धि प्राप्त की। समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA द्वारा अनुमोदित आवश्यकता से अधिक था, जिस पर सरकार को 7500 करोड़ से अधिक खर्च करने पड़े। तो इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है।
आगे देखते हैं, समीक्षा के अनुसार 2019-20 के दौरान भारत ने लगभग 2.52 लाख करोड़ के कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया। जिन देशों को मुख्य रूप से कृषिगत उत्पाद निर्यात किए गए उसमें अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश शामिल हैं। इसके साथ ही समीक्षा के अनुसार भारत का वैश्विक कृषि व्यापार में इसके वृद्धि उत्पादों का 2.5% से थोड़ा अधिक है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, समीक्षा के अनुसार भारत से कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। आपको ये याद रखना है, कृषि उत्पादों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? समुद्री उत्पाद की है। 2019-20 में 19% के लगभग रही। 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक 14.16 मिलियन मीट्रिक टन रहा। मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीबीए 2,12,915 करोड़ रुपए रहा, जो कुल राष्ट्रीय जीबीए का 1.24% है। ठीक है, तो अमाउंट मत याद रखिएगा, लेकिन परसेंटेज आप याद रख सकते हैं। कृषि जीबीए का 7.28% रही। ठीक है, टोटल कृषि कितनी रही? 7.28। वहीं अगर हम केवल बात करें मत्स्य पालन क्षेत्र का, तो वह जीबीए का कितना रही? 1.24%। क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट पहुंचते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के प्रमुख बिंदुओं पर। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ज़रूरी है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% का अनुमान से अधिक रहने की संभावना है। निरंतर आने वाले डेटा जैसे बिजली की मांग, रेल भाड़ा, ई-वे बिल, जीएसटी संग्रह और इस्पात के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बी आकार में आर्थिक वृद्धि रहेगी। यानी जैसे सडन फॉल हुआ था कोविड-19 के कारण, उसी प्रकार सडन राइज भी होगा, यानी हम जल्दी ही अपनी पुरानी वाली स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। सरकारी खपत में 17% वृद्धि के अनुमान के साथ 2020-21 में दूसरी छमाही में रिकवरी की उम्मीद। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमान में 1,26,968 रुपये अनुमानित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे चालू कीमतों पर जो आय रहेगी प्रति व्यक्ति वह कितनी रहेगी? 1,26,968 रुपये। भारत का प्रति व्यक्ति जीएनआई 2018 के $6,427 के मुकाबले 2019 में बढ़कर $6,681 हो गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं, 2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात 5.8% और आयात में 11.3% में कमी आने का अनुमान है। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी विकास दर 2020-21 के लिए 3.4% आकी गई है और पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी रही? 3.5%। 2020-21 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में लगभग 9.6 और 8.8% की कमी आने का अनुमान है। यानी सेवा क्षेत्र में कितनी कमी रहेगी? 8.8% की, और उद्योग में रह सकती है 9.6% की। ठीक है, एक मात्र अनुमान है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2018 के 69.4 वर्ष से बढ़कर 2019 में 69.7 वर्ष हो गया है। राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच आवागमन में बढ़ोतरी से जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5 से लेकर 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्च 65% से घटकर 65% से घटकर 35% होने का अनुमान है। हिंदी वाली गिनती में थोड़ी समस्या होती है बोलने में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान। 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहने का अनुमान है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, सारा हमने बजट देख लिया, आर्थिक समीक्षा देख ली। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, रिलायंस अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, रिलायंस की उपलब्धि उसे 2035 तक शून्य कार्बन कंपनी बनने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। रिलायंस ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 2035 तक जीरो कार्बन एमिशन करने वाली कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या किया है, कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष में अमेरिका से अनुबंध किया था और उसकी पहली खेप आ भी गई है अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की, तो याद रखेंगे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि रिलायंस जामनगर में प्रति वर्ष
68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करता है। तो याद रखने लायक है, इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश थिंक टैंक की रिपोर्ट। ब्रिटिश थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की 26 दिसंबर 2020 को रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, किंतु कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण 2020 में पुनः इसके ब्रिटेन से पीछे रहते हुए 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। तो आपको याद रखना है यह किसका अनुमान है, किसने दिया है, तो ब्रिटिश के एक थिंक टैंक ने, जिसका नाम है द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ठीक है। साथ में रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से 2024 तक ही आगे रह सकेगी तथा 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो 2024 याद रखिएगा, 2025 याद रखिएगा। CEBR की इस रिपोर्ट के अनुसार GDP की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 में जर्मनी को तथा 2030 में जापान को पीछे छोड़ विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो आपको याद रखना है 2030 तक बन जाएगी यह 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। क्लियर। आगे देखते हैं 2021-22 से भारत में GDP वृद्धि क्रमशः 9% और 7% रहने का अनुमान ब्रिटिश थिंक टैंक ने इस रिपोर्ट में लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोरोना महामारी के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उससे चीन के लिए अब 2028 में ही अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जो संभावना है वह प्रबल हो गई है। तो याद रखेंगे। गुजरात में HSBC की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन। हांगकांग एवं संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC में 26 जनवरी 2021 को गुजरात के गांधीनगर के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपना इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट शाखा का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। HSBC का पहला यह बैंक है जिसने नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त किया है। तो IFSA से लाइसेंस प्राप्त करने वाला HSBC पहला बैंक है। क्लियर हो गया। इसको कहाँ खोला गया है? गुजरात के गांधीनगर में। आगे देखते हैं। बजाज ऑटो विश्व की सबसे मूल्यवान 2 पहिया वाहन कंपनी है। ये इतना ही याद रखेंगे। भारतीय बहुराष्ट्रीय 2 पहिया और तिपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 से दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 पहिया कंपनी बन गई है। आगे बात करते हैं। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन और EU के बीच पहला व्यापार समझौता। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से पृथक होने के पश्चात लगभग 9 महीने तक चली बातचीत के पश्चात भविष्य के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नए व्यापार समझौते पर सहमति दोनों पक्षों में दिसंबर 2020 में हो गई। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। इसके पश्चात 31 दिसंबर 2020 तक संक्रमण काल था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच व्यापार एवं यात्रा संबंधी नियम अपरिवर्तित रहे थे। अब 1 जनवरी 2021 से नए समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच या दोनों पक्षों के बीच व्यापार आदि संचालित होंगे। तो बस आपको याद रखना है कि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन ने EU के साथ अपना पहला व्यापारिक समझौता शुरू कर दिया है। क्लियर। भारत और मॉरिशस में मुक्त व्यापार समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2021 को मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CACPA को मंजूरी प्रदान की, जो मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही एक हिस्सा है। समझौते के तहत भारत के कृषि, खाद्य, कपड़ा, धातु, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित 310 उत्पादों को बिना किसी शुल्क के मॉरिशस के बाजार में निर्यात की अनुमति मिलेगी। तो याद रखेंगे, ठीक है। FTA या CECPA किसी भी अफ्रीकी देश के साथ ऐसा पहला समझौता है जो मॉरिशस को अफ्रीकी हब के रूप में प्रस्तुत करेगा, इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा अफ्रीकी देश भारत के साथ अभी हाल में FTA या CACPA एग्रीमेंट किया है? तो आप याद रखेंगे मॉरिशस, ठीक है। दूसरी ओर तरजीही बाजार के तौर पर मॉरिशस के भी बिस्किट, मछली, जूस, फल, मिनरल वाटर, बियर, शराब, साबुन, बैग, दवा सहित 615 उत्पादों को बिना शुल्क भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति मिलेगी। तो एक बड़ा खुला बाजार भारत को मिलेगा मॉरिशस के रूप में, और मॉरिशस को एक बड़ा बाजार मिलेगा भारत के रूप में, वो भी बिना किसी शुल्क के। क्लियर। आगे देखते हैं। 15 राज्यों ने अब पूरा किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा 17 फरवरी 2021 को जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 3 और राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात ने निर्धारित कारोबारी सुगमता लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, विकल्प में दिया जाएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश ने किया है कि नहीं, कि तो आपको याद होना चाहिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स है उन्हें उत्तर प्रदेश ने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब ये राज्य खुले बाजार में 9,905 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटा सकेंगे। इसके पूर्व 2021 में असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने कारोबारी सुगमता सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स पूरा करने में सफलता प्राप्त की थी। दिसंबर 2020 में उड़ीसा यह सफलता प्राप्त करने वाला 7वां राज्य बना था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा। अब ऐसे कुल पात्रता प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या 15 हो गई है। इनके नाम आप याद रख सकते हैं मोटा मोटा: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के आसपास के कौन कौन से राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म नहीं पूरे किए हैं, क्योंकि आपको विकल्प में वही दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, इसमें बिहार नहीं है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, राजस्थान है, तो बस कौन कौन नहीं है, बिहार नहीं है, झारखंड नहीं है और छत्तीसगढ़ नहीं है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भारत में FDI अंतर्प्रवाह के मामले में सिंगापुर के बाद अमेरिका का दूसरा स्थान। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर विगत वर्षों से बना हुआ है। उसके बाद दूसरा स्थान अभी तक मॉरिशस का था, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में FDI के दूसरे प्रमुख स्रोत के रूप में मॉरिशस का स्थान अमेरिका ने ले लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट टेबल में देखिए, सबसे ज़्यादा FDI किन देशों से आती है, सबसे ज़्यादा आती है सिंगापुर से, दूसरे नंबर पर अब अमेरिका हो गया, पहले मॉरिशस था, और जबकि जो मॉरिशस है वो चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो सिंगापुर, अमेरिका, तीसरा भी याद रखेंगे कैमन द्वीप समूह, और चौथे नंबर पर मॉरिशस। क्लियर, ठीक है। ब्रिटेन छठे नंबर पर है FDI देने के मामले में। इसके साथ आप याद रख सकते हैं किस क्षेत्र में FDI का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रहा। तो शीर्ष पर रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र, दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र रहा। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राज्यों में सर्वाधिक FDI आकर्षित करने वाले राज्यों में पहले 3 स्थान के राज्यों के हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पर आकर्षित की जाती है? पहले नंबर पर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। और अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में $225 मिलियन की FDI इस अवधि में रही, ठीक है, याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100। इंडियन ऑयल ने 1 दिसंबर 2020 को देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 के उपयोग की शुरुआत की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा XP 100 के रूप में ब्रांडेड इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल का 10 शहरों में इसके उपयोग के लिए शुभारंभ किया गया। तो शहरों की संख्या याद रखिएगा। भारत के पहले ऑक्टेन 100 पेट्रोल के लिए प्रौद्योगिकी को इंडियन ऑयल शोध एवं विकास टीम द्वारा विकसित किया गया। किसने विकसित किया है, याद रखेंगे। इंडियन ऑयल ने 2 चरणों में देश के 15 शहरों में XP 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई। प्रथम चरण में यह पेट्रोल दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद में चुनिंदा स्थानों पर 1 दिसंबर 2020 में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में इसकी उपलब्धता चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और कोलकाता तक बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें लखनऊ शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, अमेरिका द्वारा भारत मुद्रा हेरफेर निगरानी सूची में शामिल हो गया है फिर से, ठीक है। 2019 में तो शामिल ही था, 2020 में शायद इसे बाहर कर दिया गया था। अभी आगे देखते हैं, 16 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राजकोष विभाग द्वारा भारत, ताइवान, थाईलैंड को डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन हेतु उपाय करने के संदेह में मुद्रा हेरफेर करेंसी मैनिपुलेटर वाले देशों की जो सूची होती है उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। निगरानी वाली सूची है यह। इस सूची में अन्य देशों में चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया पहले से शामिल है और भारत, ताइवान, थाईलैंड अभी शामिल किए गए हैं। क्लियर। अमेरिकी राजकोष विभाग द्वारा स्विट्जरलैंड और वियतनाम को भी मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने के वाले देश के रूप में घोषित किया गया है।
तो जिनको भी इस मुद्रा हेरफेर करने वाली सूची में शामिल किया जाता है उन पर कोई दंड या कोई कार्रवाई या प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, लेकिन उनकी वैश्विक छवि जरूर खराब होती है। इससे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में दिक्कत आती है। आगे इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं इसको, भारत को आखिरी बार अक्टूबर 2018 में मुद्रा हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में शामिल किया गया था। शायद मैंने पहले 2019 बोल दिया था, तो करेक्ट कर लीजिएगा। 2018 में सूची में शामिल किया गया था, लेकिन मई 2019 में इसे इस सूची से बाहर कर दिया गया था, लेकिन फिर से 2020 में इस सूची में अमेरिका ने डाल दिया है, ठीक है, करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में। क्लियर। आगे देखते हैं, टेस्ला ने बेंगलुरु में स्थापित की पहली भारतीय इकाई। एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला इंक ने 8 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत कराया है। तो बस इतना ही याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहां पर इसको रजिस्टर कराया गया है, तो याद रखेंगे बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री ने WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदार तथा ईस्टर्न डेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, काफी चर्चा में रहा लगभग साल भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। तो आपको याद रखना है, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसकी लंबाई कितनी है, 306 किलोमीटर। साथ में किसको कनेक्ट करेगी, न्यू रेवाड़ी को न्यू मदार से कनेक्ट करेगी, ठीक है। इसको 7 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। इसकी चर्चा पहले से हो रही थी, इसका निर्माण कार्य पहले से ही शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी को न्यू अटेली हरियाणा और न्यू किशनगढ़ राजस्थान से बिजली के कर्षण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के चलने वाली दुनिया की पहली हबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी इस अवसर पर हरी झंडी दिखाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये आगामी किसी न किसी परीक्षा में एज इट इज पूछी जाएगी। इसकी लंबाई याद रखेंगे 0.5 है। साथ में किसको कनेक्ट करती है, कनेक्ट करती है न्यू अटेली हरियाणा को किससे, न्यू किशनगढ़ राजस्थान से। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, WFC का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन हरियाणा महेंद्रगढ़ में रेवाड़ी जिलों में 79 किलोमीटर और राजस्थान जयपुर अजमेर सीकर नागौर अलवर जिलों में लगभग 227 किलोमीटर में स्थित है। तो जिनका हरियाणा राजस्थान का एग्जाम है उनको ज़्यादा जरूरी है इसको याद रखना। यूपी वाले इसको याद न रखें, ठीक है। यूपी वाले कुल लंबाई याद रखें 306 किलोमीटर। क्लियर। आगे बात करते हैं EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन। अभी तो हमने खाली वेस्टर्न कॉरिडोर को पढ़ा, अब हम ईस्टर्न कॉरिडोर को पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा अर्थात ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड का निर्माण 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो आपको याद रखना है यूपी में इसकी लंबाई कितनी है, 351 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना ही रखना है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा अर्थात ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रयागराज स्थित अत्याधुनिक स्वदेशी सुविधाओं से सुसज्जित संचालन नियंत्रण केंद्र ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। तो ये पूछा जा सकता है, EDFC का जो संचालन नियंत्रण केंद्र है उसका उद्घाटन किसने किया, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। कहाँ स्थित है, याद रखेंगे प्रयागराज में, ठीक है। आगे देखते हैं, TCS वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड फाइनेंस की 27 जनवरी 2021 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी एक्सचेंजर सर्विसेज को वैश्विक रूप से एक्सचेंजर और IBM के बाद तीसरी सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे पहले नंबर पर है एक्सचेंजर, दूसरे नंबर पर है IBM और तीसरे नंबर पर है TCS, ठीक है। तो भारत की कुल 10 कंपनियों को रैंक प्रदान की गई, जिसमें हमने बताया TCS तीसरे स्थान पर है, इन्फोसिस जो है वो चौथे स्थान पर है, HCL 7वें पर है, विप्रो 9वें स्थान पर है। अब बात करते हैं डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 की। टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा मास्टर कार्ड के साथ संयुक्त रूप से विकसित डिजिटल विकास स्कोर कार्ड का तीसरा संस्करण
11 जनवरी 2021 को जारी किया गया। इस स्कोर कार्ड में चीन शीर्ष पर है तथा अजरबैजान, इंडोनेशिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। स्कोर कार्ड में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान मिला है। ब्रेकआउट इकोनॉमी उसे कहते हैं जो बहुत तेजी से डिजिटल हो रही हैं और उसमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर होने की बहुत संभावना है। ठीक है, डिजिटल इवोल्यूशन स्टेट श्रेणी में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद अमेरिका, हांगकांग का स्थान है। भारत इसमें 61वें स्थान पर है। तो याद रखेंगे, क्लियर हो गया। आपको याद रखना है, हम ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत का 4th स्थान है। ठीक है, 4th रैंक मिली है। चीन पहले स्थान पर है। वहीं डिजिटल इवोल्यूशन स्टेट श्रेणी में जो शीर्ष है वो सिंगापुर पर है। भारत का स्थान 61वां है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 को देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का आकलन करने के लिए एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया। इस आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 5 व्यापक पैरामीटर हैं, मानदंड हैं, जिनका उपयोग डिजिटल भुगतानों की स्थिति के आकलन के लिए किया जाता है। और ये पैरामीटर है, उनका ये वेटेज दे रखा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं। भुगतान को सुगम बनाने वाले के लिए 25% दिया गया है वेटेज, आप ये आगे देख लीजिए। आगे बात करते हैं शिवालिक बैंक, एसएफबी लाइसेंस पाने वाला पहला शहरी सहकारी बैंक। तो इतना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखेंगे। फिर भी आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मार्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक एसएमसीबी भारत का पहला शहरी सरकार सहकारी बैंक यूसीबी बन गया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के रूप में संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ। तो याद इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर काम करती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखेंगे। इसकी कुछ शाखाएं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में काम कर रही हैं। क्लियर। इसे क्या दिया गया है, यह पहला शहरी सहकारी बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड सृजित। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे ने दिसंबर 2020 में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो पूछा जा सकता है किसके साथ किया है, तो आपको याद रखना यूएनडीपी के साथ। इस सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, जिसे पे फॉर सक्सेस बॉन्ड या पे फॉर सक्सेस फाइनेंसिंग या सिंपल सोशल बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इसके नाम याद रखिएगा, कई तरह के नाम है इसके। मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है, जहां यह बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है। क्लियर। ये बॉन्ड मुद्रास्फीति जोखिमों से प्रभावित हो सकते हैं। इनकी सफलता निर्धारित करना कठिन है क्योंकि ये सामाजिक प्रभावों पर आधारित होते हैं। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, वर्ष 2020-21 में देश में राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान। वित्तीय वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने 7 जनवरी 2021 को जारी किए। एनएसओ ने 7 जनवरी 2021 के इस आकलन में 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर ₹86,456 तथा प्रचलित मूल्यों पर 1,26,968 अनुमानित की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। पूर्व वर्ष 2019-20 की तुलना में क्रमशः 8.9% और 5.4% कम है। तो आपको याद रखना है, एनएसओ ने जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर कितनी रहेगी, 86,456 रुपये। वहीं प्रचलित मूल्यों पर कितनी रहेगी, 1,26,968 रुपये। ये पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2021 कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारी मंदी का शिकार रही वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं अब विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। ऐसा विश्व बैंक की 6 जनवरी 2021 की जारी पहली रिपोर्ट में प्रदर्शित होता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संकुचन यानी ऋणात्मक वृद्धि 2020 में 4.3% रही, यानी निगेटिव में रही। ठीक है, वर्ष 2021 में 4% वृद्धि की अब अनुमानित है। इससे पूर्व 2020 में वैश्विक जीडीपी में 5.2% का संकुचन रहने का अनुमान विश्व बैंक ने जून 2020 की अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट में व्यक्त किया था। विश्व बैंक की जनवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित रहे वर्ष 2020 में विकसित देशों के जीडीपी में गिरावट 5.4% रही है।
इसमें अमेरिका में है गिरावट 3.6%, व जापान में 5.3%, वहीं यूरोपीय क्षेत्र में 7.4% रही है। ठीक है, आप मोटा मोटा याद रखिएगा, प्रत्येक देश का अलग अलग याद नहीं रखेंगे। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में चीन ही ऐसा बड़ा देश है जहां कोविड-19 महामारी के दौरान भी जीडीपी में 2.0% की वृद्धि 2020 में दर्ज की गई। तो इसने खुद ही जानबूझ के कोरोना फैलाया। उसके बाद इसके पास पहले से बनी हुई थी पीपीई किट, वैक्सीन की कुछ जो वैक्सीन नकली बना रखी थी इसने, साथ में जो टेस्टिंग किट थी, भारत में तो बहुत सारी मंगा ली थी, नकली टेस्टिंग किट बना रखी थी। इन सबको मार्केट में इसने उस विपत्ति के समय में, महामारी के समय में इसने पूरे देश में, पूरे विश्व में इसको खपाया और लाभ कमाया। और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कोविड-19 का वायरस है वो चीन के लैब में ही बना है, वह काफ़ी हद तक लगता है कि वह सही भी है। रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में जीडीपी में धनात्मक वृद्धि 2020 में प्राप्त की गई उनमें टर्की, मिस्र, बांग्लादेश शामिल है। तो आपको याद रखना, सर्वाधिक पॉजिटिव वृद्धि कहाँ पर हुई है? चीन में 2%। ठीक है, बाकी सब देशों में, इवन वैश्विक जीडीपी में भी नेगेटिव वृद्धि दर्ज की गई। अब बात कर लेते हैं प्यारे भारत की। भारत में वृद्धि दर 2019-20 में 4.2% रही, जो कोरोना महामारी के दौरान 2020-21 में 9.6% अनुमानित है। 2021-22 में वृद्धि दर 5.4 रहने के पश्चात 2022-23 में इसके 5.2% रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। ब्रिक्स देशों में 2019 में वृद्धि 4.7% रही, जो 2020 में -1.1% अनुमानित है, तथा 2021-22 में यह वृद्धि क्रमशः 6.1 और 4.5% रहने का पूर्वानुमान है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 26 जनवरी 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2021 में भारत को सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि करने वाला होने का देश अनुमान यह लगाया गया है कि सर्वाधिक वृद्धि का किस देश में होगी? भारत में होगी। यह किस में लगाया गया अनुमान? ये जरूर याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, जो जारी की जाती है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। क्लियर? आगे देखते हैं। IMF की नवीनतम रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी में 11.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कोविड-19 के कारण 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट आई थी, ये नेगेटिव थी। ठीक है, का अनुमान कोष नवीनतम रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। साथ ही 2021-22 में 11.5 वृद्धि का अनुमान लगाते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि संदर्भित वर्ष में यानी 2021-22 में भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में द्विअंकी वृद्धि करने वाला एकमात्र देश होगा। द्विअंकी कैसे? 11.5% की वृद्धि करेगा, तो 2 अंकों में वृद्धि करने वाला एकमात्र देश रहेगा। याद रखेंगे। जनवरी 2021 में प्रस्तुत IMF की इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 2021 में वैश्विक वृद्धि 5.5% रहने का पूर्वानुमान IMF की इस रिपोर्ट में लगाया गया है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। भारत में FDI के अंतर प्रवाह पर अंकटाड की रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 24 जनवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के शीर्षक वाली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में जहां समूचे विश्व में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं अप्रत्याशित रूप से भारत में FDI अंतर प्रवाह में 13% की वृद्धि हुई। यानी इन्वेस्टमेंट भारत में खूब आया। कितना? 13% की वृद्धि दर्ज की गई पिछले वर्ष के कंपैरिजन में। ठीक है, पूर्व वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में भारत के अतिरिक्त चीन में भी FDI अंतर प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई, किंतु चीन में जहां 4% की वृद्धि हुई, भारत में 13% की वृद्धि हुई है। याद रखेंगे। आगे देखते हैं। 2020 में FDI के कुल वैश्विक अंतर प्रवाह में विकासशील देशों की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 72% रही। संदर्भित वर्ष में FDI प्राप्तकर्ताओं में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान चीन का रहा। यानी सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पर आकर्षित की गई? चीन पर। ठीक है, और अभी तक सबसे ज़्यादा FDI जाती थी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था अमेरिका में, लेकिन अभी कहाँ शिफ्ट हो गया? चीन में। जबकि अमेरिका और चीन की तनातनी चल रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो चीन से अब पलायन कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जहाँ यह अंतर प्रवाह 163 अरब डॉलर रहा। 134 अरब डॉलर के FDI के साथ अमेरिका इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, भारत में अंतर प्रवाह 13% वृद्धि के साथ 57 अरब डॉलर का रहा। तो भारत का जो अमाउंट है इसको ज़रूर याद रखिएगा।
अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक बड़ा हिस्सा लगभग 27 अरब डॉलर विदेशी कंपनियों के साथ हुए विलय व अधिग्रहण से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 की। गैर सरकारी संस्था जर्मनी के वेल्ट हंगर हेल्प और आयरलैंड स्थित कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को विश्व भर में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया था, याद रखना है, वर्ल्ड हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी भूख की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। ठीक है, कुल 107 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। वर्ष 2020 के लिए 107 देशों के सूचकांक में भारत का 94वां स्थान है। ठीक है, जो बताता है कि भारत में भुखमरी की कितनी स्थिति गंभीर है। इसका अर्थ है कि 107 देशों में केवल 13 ही देश ऐसे हैं जो भारत से भूख में पीछे हैं, जिसमें रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान जैसे पिछड़े देश आते हैं। आगे देखते हैं, HGI 2020 के स्कोर के अनुसार 3 देश चड, तिमोर लेस्टे, मेडागास्कर भुखमरी के खतरनाक स्तर पर हैं। इस सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति मध्यम स्तर पर है। GHI 2020 में भारत अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान से भी पीछे है। तो इनको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ आप ये टेबल देख सकते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देख सकते हैं। भारत की रैंक 94 है। भारत के पड़ोसी देशों में हम केवल अफगानिस्तान से आगे हैं, बाकी सभी देशों से लगभग पीछे ही हैं। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका, सबसे ज़्यादा स्थिति खराब भारत में है, केवल अगर हम अफगानिस्तान को छोड़ दें तो। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, भारत सहित 31 देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 20 से 34.9 के बीच आकलित किया गया, जिसमें भूख की गंभीर स्थिति वाला देश माना गया है। सूडान के साथ संयुक्त रूप से भारत 94वां स्थान रखता है। ठीक है, तो जो स्कोर दिया गया था भूख की स्थिति के आधार पर, उसमें रैंकिंग रखी गई और एक एक उसको पायदान को नाम दिया गया, जिसका स्कोर 0 से लेकर 9.9 तक था, उसे लो, फिर मॉडरेट, फिर सीरियस और फिर अलार्मिंग, फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग में रखा गया। ठीक है, ये भूख की स्थिति है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, भारत का स्कोर 20 से लेकर 34.9 के बीच में, यानी भारत इसमें पड़ रहा है, सीरियस वाले में। ठीक है, याद रखना है। और सीरियस में भारत के साथ 94 रैंक पे, और कौन सा देश है, याद रखेंगे, सूडान। वहीं जिसको मेडागास्कर को जिसको अंतिम स्थान मिला है, तिमोर लेस्टे और चड जिसको, इन सबको अंतिम स्थान मिला है। ठीक है, और इन्हें एक्सट्रीमली अलार्मिंग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। याद रखेंगे, मेडागास्कर की रैंक 105 है, तिमोर लेस्टे की रैंक 106 है, और सबसे अंतिम पायदान पर किसको रखा गया है, चार्ट को रखा गया है, चड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, 107वां स्थान इसे दिया गया है। और इन्हें कैटेगराइज किया गया है एक्सट्रीमली अलार्मिंग में। भारत को सीरियस में रखा गया है। ठीक है, भारत की रैंक 94 है। इसी के साथ कौन सा देश है, सूडान है। सीरियस में ही शामिल किया गया है भारत के पड़ोसी देशों को, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर में भारत में सुधार हुआ है, अब 3.7% है। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं स्टंटिंग कितनी है, भारत में आकलित की गई 17.4। उसके साथ ही जो चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग में क्या होता है, लंबाई की तुलना में कितना वजन है, कितना वजन कम है, वह दिखाता है। तो यह 17.3% है। उसके साथ ही चाइल्ड वेस्टिंग को अंडर वेट भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सबसे अनोखी पहल की। केरल फल और सब्जियों का निश्चित आधार मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य हो गया है। यह आधार मूल्य सब्जियों की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चला जाता है तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य बेस प्राइस निर्धारित किए गए हैं। इसके पहले चरण में फल और सब्जियों की 16 किस्मों को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे, नियमित रूप से आधार मूल्य को संशोधित करने का भी प्रावधान किया गया है। आधार मूल्य का लाभ प्राप्त करने के लिए फसल का बीमा कराने के बाद किसान कृषि विभाग के पंजीकरण पोर्टल पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये जो आधार मूल्य वाली स्कीम है यह 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 सब्जियों की किस्मों के लिए हाल में जारी की गई है, और इसमें जो लागत मूल्य होता है सब्जियों को उत्पादित करने का, उगाने का, उसका 20% से अधिक होगा। क्लियर। आगे देखते हैं,
फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2020। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2020 में दक्षिण कोरिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष स्थान पर है। आपको याद रखना है, फोर्ब्स ने हाल ही में जारी की है नियोक्ता सूची, ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं को रैंकिंग दी गई है, उसमें सबसे बढ़िया है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सूची में सैमसंग के अलावा शीर्ष में 5 में शामिल है अमेजन, दूसरे नंबर पर है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है आपकी IBM, फिर माइक्रोसॉफ्ट है। इस वैश्विक सूची में 45 देशों में मुख्यालय वाले 750 बहुराष्ट्रीय और बड़े निगम शामिल हैं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2020 में शामिल भारतीय कंपनियों में HCL टेक्नोलॉजी शीर्ष पर है, ठीक है, भारत में शीर्ष पर है। और वैश्विक रैंक इसे कितनी मिली है? 30वीं मिली है, तो इतना याद रखेंगे। उसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में HDFC बैंक शीर्ष स्थान पर है और वैश्विक रैंक इसे कितनी मिली है? ग्लोबल रैंक याद रखेंगे 176, याद रखना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में हमारा PSU भी यानी सरकारी कंपनी भी शामिल है, जिसमें शीर्ष स्थान मिला है किसको? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। तो आपको याद रखना है, बैंकिंग क्षेत्र में टॉप किया है HDFC ने, फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है नियोक्ता सीरीज वाली उसमें। और दूसरे नंबर पर जो PSU है, ठीक है, यानी सरकारी कंपनी, उसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने टॉप किया है। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें HCL ने टॉप किया है। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं UNWFP की द कॉस्ट ऑफ प्लेट ऑफ फूड रिपोर्ट 2020, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार उन देशों पर प्रकाश डाला गया है जहां लोगों की आय की तुलना में चावल और बीन्स यानी दालें की कीमत सर्वाधिक है। रिपोर्ट में कुल 36 देश शामिल है, जिसमें दक्षिणी सूडान में भोजन की एक प्लेट की कीमत सर्वाधिक बताई गई, ठीक है, $392.82। वहीं भारत में $7.37 एक थाली भोजन की कीमत है और भारत इस रैंक के साथ 28वें स्थान पर है, ठीक है। सूची में तुर्की सबसे निचले 36वें स्थान पर है, वहाँ भोजन की लागत आय की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। तो जितनी इसमें रैंक कम रहेगी वह देश के लिए अच्छा ही है, ठीक है, यानी आसानी से गरीब कम रुपए में भी अच्छा पोषक तत्व वाला भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत की आप रैंक याद रखेंगे 28वीं है। और सर्वाधिक इस प्लेट की कॉस्ट कहाँ है एक खाने की? दक्षिणी सूडान में। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? याद रखेंगे UNWFP के द्वारा। आगे देखते हैं डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे रिपोर्ट। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स की 2 अक्टूबर 2020 को जारी सर्वे रिपोर्ट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाले उर्वरक विभाग ने 16 आर्थिक मंत्रालयों विभागों में दूसरा और 65 मंत्रालयों विभागों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया? आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, ठीक है। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है इसने जो 65 मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट है, उसमें। क्लियर हो गया? नीति आयोग ने विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस DMEO द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की नीतियों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामलों में विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया था, ठीक है। इस सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया गया? आपको याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा डाटा तैयार करने के आकलन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया था, ठीक है, जिसमें दूसरा स्थान किसे मिला है? आपको याद रखना है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को। आगे बात करते हैं PNB का वित्तीय समावेश के लिए ग्राम संपर्क अभियान, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस के लिए शुरू किया गया है ग्राम संपर्क अभियान। सार्वजनिक क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक ने 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर वित्तीय समावेश और साक्षरता कार्यक्रम ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत PNB की 3,930 ग्रामीण और 2,752 अर्ध शहरी शाखाओं के द्वारा 556 जिलों में जाने का लक्ष्य है। तो केवल पूछा है केवल ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना यह अभियान चलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी इसको चलाया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यह अभियान 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होगा, यानी समाप्त हो चुका है। इसके दायरे में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना समेत 24 राज्यों के 526 जिले आएंगे। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया, हालांकि काफ़ी पुराना करंट अफेयर है। आगे देखते हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की सलाह पर भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 2020 को सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया। यह बॉन्ड वर्ष 2020 से
मार्च 2021 तक 6 श्रृंखलाओं में जारी किए जाएंगे। ठीक है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों को छोड़कर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, निर्दिष्ट डाकघर, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बॉन्डों की बिक्री की जाएगी। बॉन्ड का मूल वर्ग 1 ग्राम के गुणज में होगा, यानी कि अगर आपको बॉन्ड खरीदना है तो आपको क्या मिलता है, इसमें गोल्ड नहीं मिलता है बल्कि एक कागज मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आपने 1 ग्राम गोल्ड के पैसे के बराबर या इसके अमाउंट के बराबर की बॉन्ड खरीदी है। ठीक है। और समय सीमा के बाद जब वह मेच्योर हो जाता है, लगभग 8 वर्ष इसकी अवधि निश्चित की गई है, या बॉन्ड की जितनी अवधि निश्चित की जाती है मेच्योर होने के बाद आपको ब्याज सहित अमाउंट मिलता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मूल वर्ग रहेगा बॉन्ड का वह ग्राम के गुणज में होगा। आधार इकाई 1 ग्राम रखी गई है। न्यूनतम 1 ग्राम का आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड की समावधि 8 वर्षों की होगी। 5 वर्षों के पश्चात ब्याज भुगतान की अगली तारीखों को इस योजना से बाहर निकालने का विकल्प होगा। क्लियर हो गया। उद्देश्य क्या था, सरकार के पास पैसे की कमी हो गई थी तो इस बॉन्ड के द्वारा सरकार पैसे कलेक्ट कर रही थी। ठीक है। ताकि जो अनायास अचानक से अप्रत्याशित खर्चे बढ़ गए थे कोविड-19 के कारण, उनको पूरा किया जा सके। क्लियर हो गया। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खरीद की अधिकतम सीमा 4 केजी व्यक्तिगत, 20 केजी संस्थाओं के लिए होगी। यानी ये नहीं है कि आपके पास कितना भी पैसा है तो आपने कितना भी गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया। आप 4 केजी गोल्ड के बराबर से अधिक जो बॉन्ड से नहीं खरीद सकते पर्सनल व्यक्ति के तौर पर। अगर संस्था हैं आप तो 20 केजी तक खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया। 20 केजी सोना नहीं मिलेगा, उसके माप के बराबर यानी कि उसकी वैल्यू के बराबर आपको बॉन्ड प्रदान किए जाएंगे। आगे देखते हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य। काफी पुराना करंट अफेयर है, आप ऑलरेडी इससे परिचित होंगे। 16 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय देश अंडोरा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां 190th सदस्य बन गया। इससे जनवरी 2020 में इस संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन किया था। ठीक है। अंडोरा वर्ष 2016 में नौरू गणराज्य IMF का एक 189वां देश बना था। साइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित प्रेनीज पर्वत से घिरा हुआ अंडोरा एक स्थल अवरुद्ध देश है। तो ये सब चीज़ों को याद रखा करिए। इस तरीके से नए प्रश्न बनते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, ला वेला है, याद रखना आपको। ठीक है। तो आपको याद रखना IMF का 189 मेंबर कौन बना था, नौरू गणराज्य बना था। और 190th मेंबर कौन बना है, अंडोरा बना है, जिसकी कैपिटल ला वेला है। आगे देखते हैं। भारत का पहला उच्च खादी फैब्रिक फुटवियर लॉन्च। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्राहक आयोग KVIC द्वारा डिजाइन भारत का पहला उच्च गुणवत्ता वाला खादी फैब्रिक फुटवियर लॉन्च किया है। ये फुटवियर सिल्क, कॉटन, ऊन जैसे खादी कपड़ों से बने हैं। फुटवियर को महिलाओं के लिए 15 डिजाइन और पुरुषों के लिए 10 डिजाइन में लॉन्च किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्री ने KVIC के ई पोर्टल www.khadiindia.government.in के माध्यम से खादी फुटवियर की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। आगे देखते हैं। भारतीय कपास के पहले लोगों का लोकार्पण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबानी ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे विश्व कपास दिवस के अवसर पर 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय कपास के पहले ब्रांड के लोगों का लोकार्पण किया। तो आप याद रख सकते हैं 7 अक्टूबर को होता है विश्व कपास दिवस। ठीक है। और 2020 वाला दूसरा था, यानी पहला 2019 में ही मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, इससे पूछे जा सकते हैं। विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास को कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। कस्तूरी कपास ब्रांड सफेद, चमक, नरमी, शुद्धता, विशिष्टता और भारतीयता का रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। याद रखेंगे। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। तो इसको याद रख सकते हैं। भारत हर वर्ष 60 लाख टन कपास का उत्पादन होता है। विश्व कपास का लगभग 23%। ठीक है। इस तरह भारत दुनिया के कुल जैविक कपास के उत्पादन का 51% उत्पादित करता है। रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देख लीजिए। गेहूं के लिए कितना रखा गया है, अब कितना हो गया है, 1975, पहले था 1925। उसके बाद गेहूं याद रखिए आप, कुसुम याद रखिए जो पूछा जाता है। ठीक है। मसूर याद रखेंगे, चना याद रखेंगे, ये सब पूछे जाते हैं। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन विशेष फोकस आप गेहूं और कुसुम पे करेंगे, ज़्यादा पूछा जाता है।
सर्वाधिक बढ़ोतरी चूंकि सरसों और चना में हुई है, तो इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। अगली अपडेट है, टाइटन कंपनी ने भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे 16 सितंबर 2020 को लॉन्च की। एसबीआई के खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी का संपर्क रहित भुगतान पीओएस मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो एसबीआई द्वारा संचालित हो, यानी केवल जो एसबीआई अकाउंट होल्डर हैं उन्हीं के लिए थी ये टाइटन पे घड़ी। ठीक है, इस तकनीक के द्वारा बिना पिन डाले 2000 रुपये ट्रांजैक्शन किया जा सकता था। याद रखेंगे। आगे देखते हैं, NHO 920 केवल 75 दिन में तैयार होने वाली प्याज की नई किस्म, तो इसको जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, ये कहाँ पर है ये पूछा जाता है, याद रखेंगे, करनाल में है। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन NHRDF करनाल स्थित केंद्र ने प्याज की नई किस्म विकसित की है जो केवल 75 दिन में तैयार हो जाती है। किस्म का नाम याद रखेंगे, क्या है, NHO 920। यही पूछा जाएगा, NHO 920 क्या है, कोविड-19 वैक्सीन किट है या डिटेक्टिंग किट है, या पूछा सकता है या क्या है, किसी बीमारी की वैक्सीन है या कोई उपग्रह है, सैटेलाइट है, या क्या है, क्या प्याज की किस्म है। तो आपको याद रखना है NHO 920 क्या है, प्याज की किस्म है जिसे डेवलप किया गया है NHRDF के द्वारा। ठीक है, जो मात्र 75 दिन में बनकर तैयार हो जाती है, बनकर यानी उत्पादित होकर। RGB 205 सूखे चने में भी हरे मटर के स्वाद वाले चने की नई किस्म विकसित की गई है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के सीहोर रिसर्च सेंटर ने, ठीक है, इसका स्वाद सूखने के बाद भी हरे चने के समान मीठा सा रहेगा। चने की इस किस्म को नाम दिया गया है राज विजय ग्राम, RVG 205 नाम दिया गया है। नाम याद रखेंगे, फिर से वही पूछा सकता है, RVG 205 क्या है, एक सैटेलाइट है या OPV है, ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल है, तटरक्षक शिप है, या फिर क्या है, यह चने की एक वैरायटी है। तो याद रखेंगे, यह चने की एक वैरायटी है RGV 205 राज्य विजयग्राम। ठीक है, या कितने 110 दिन में पककर फसल इसकी तैयार हो जाएगी और इस सूखने के बाद भी इस चने का स्वाद कैसा रहेगा, हरे चने के समान मीठा रहेगा। इसे किसने डेवलप किया है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा, यहाँ के रिसर्च सेंटर सीहोर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है करंट अफेयर्स और GS की, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक होगी। इसके साथ ही वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड अपडेट दी जाती है, साथ में आपको गाइड भी किया जाता है कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें, यदि आप सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन नहीं देखते हैं तो आप अपने साथ घाटा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हम संकलन करते हैं। ठीक है, और वो जो ये आपकी खाली मार्च तक की है, इसमें 5 मार्च तक का संकलन किया गया करंट अफेयर्स का, और एग्ज़ाम हमारा 13 जून को है। तो इस बीच के करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसके बीच के करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप 10 मिनट समय निकालिए और सुबह, ठीक है, वो वीडियो रोज़ अपलोड हो जाता है, आप सुबह उस वीडियो को देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगे, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको एक कॉपी में नोट करते जाइए, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और आप देखिएगा उन्हीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में आप शेयर ज़रूर करें इसे। बहुत बहुत धन्यवाद।